अच्छा, सबसे पहले we need to understand the definition of shock. Whenever you hear the word shock, इसके prefix या postfix में अगर कोई भी चीज लगती है, उसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि बॉडी में एक ऐसी स्टेट पैदा कर रही है जिसकी वजह से द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को एडिक्वेटली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है. So any state that actually leads to an inadequate blood supply to the tissues of the body is known as shock. ठीक है. So shock से prefix अगर कोई भी चीज लगती है, वो हम types of shock पढ़ेंगे, तो उसका मतलब है वो चीज उसको that is the source or the culprit of causing an inadequacy of blood flow to the vital organs and vital tissues of the body. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि what is the consequence of kindly and microphone off कर लें. अच्छा, what is the consequence of inadequate blood flow to the tissues? पॉइंट ये है कि ब्लड फ्लो होना ही क्यों चाहिए, ये हमें पहले समझना पड़ेगा. ब्लड फ्लो में दो चीजें चाहिए होती हैं टिश्यूज को, एक ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मतलब मेनली ग्लूकोज, ठीक है. सो सेल्स यूज ग्लूकोज. यू आर स्टडीइंग बायोकेमिस्ट्री. ये पता है कि ग्लूकोज इज द पार्ट दैट द सेल यूजेस टू जनरेट एनर्जी, ठीक है ना, जो एटीपी जनरेशन होती है. एंड वी नीड ऑक्सीजन टू एक्चुअली कॉज दैट ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन इन द सेल्स, ठीक. तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं थ्रू ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स इनटू दैट टिश्यू, ठीक है. तो जब एडिक्वेटली ब्लड नहीं आता, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे होते और न्यूट्रिएंट्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस नहीं जा रहे होते, तो तब हम कहते हैं द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ शॉक लाइक सिचुएशन. अब शॉक को हम दो तरह से मेनली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. दो उसकी क्लासिफिकेशन है. एक क्लासिफिकेशन है थ्रू द सोर्स या कॉज ऑफ दैट शॉक. एक क्लासिफिकेशन है सोर्स या कॉज ऑफ द शॉक. दूसरी क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है. तो दो तरह से शॉक को क्लासिफाई हम कर सकते हैं, ड्यू टू बाय रेफरेंसिंग द कॉज ऑफ द शॉक एंड बाय रेफरेंसिंग द क्लिनिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द शॉक. जब हम बात करते हैं कॉज या सोर्स की, तो उसमें हमारे पास 4-5 टाइप्स ऑफ शॉक आते हैं. नंबर 1, हाइपोवोल्यूमिक शॉक. हाइपोवोल्यूमिक शॉक, ठीक है. हाइपोवोल्यूमिक, हाइपो का सबको पता, हाइपो इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूमिक वॉल्यूम व्हिच मींस द ब्लड वॉल्यूम. शॉक हमने पता inadequate supply to the blood to the tissue. So blood volume के कम होने की वजह से जो शॉक हो रहा है उसको हम कहते हैं hypovolumic shock, ठीक है. अब द क्वेश्चन इज कि hypovolumic shock हमें समझ आ गया कि वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और शॉक आ गया. अब और केस में डिटेल हमें पता होनी चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए व्हाट इज द कॉज ऑफ hypovolumic shock. देयर आर टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ रखनी है, दो कॉजेज याद रखनी. एक, ब्लड वेसल से ही ब्लड निकल जाए ड्यू टू अ ट्रॉमा और एक्सटर्नल ट्रॉमा टू दैट ब्लड वेसल. इन शॉर्ट, उंगली पे कट लगा, खून निकला, वॉल्यूम कम हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है. वो जो होता है मूवीज में कि जी शादी नहीं हुई, अपनी काट ली, ठीक है, वॉशरूम में पड़े हुए, ठीक है. सो द थिंग इज कि वो उससे बंदे की कैसे डेथ होती है, वो दैट इज ड्यू टू द हाइपोवोल्यूमिक शॉक से बंदे की डेथ होती है. द वॉल्यूम इज, वो आर्टरी कट गई, प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता, वॉल्यूम कम होता गया, हमने कहा जी हाइपोवोल्यूम में चला गया बंदा, और उससे शॉक हो गया, तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक से बंदे की डेथ हो गई. सो दैट इज द कॉज. जब वो उससे डेथ होती है, दैट इज ड्यू टू हाइपोवोल्यूमिक शॉक से. दिस इज वन शॉक. देन देयर इज एन एक्सटर्नल कट which causes a lot of hemorrhage. कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट आप देखेंगे खून निकल रहा होता है, ठीक है. दैट कैन एक्चुअली एंड अप, द पर्सन कैन एंड अप इनटू अ हाइपोवोल्यूमिक शॉक एंड देन डेथ, ठीक है. यही कॉन्सेप्ट को अगर आप रिलेट करें तो पॉजिटिव फीडबैक से भी ये कॉन्सेप्ट मिलता जाके. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा द पॉजिटिव फीडबैक की, ये जो विशियस साइकिल की एग्जांपल है वो ये हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी है कि खून निकला, हार्ट बिकम्स अ वीकर पंप, देन मजीद हार्ट ब्लड सप्लाई कम गई, ठीक है, देन रिटर्न कम है, हार्ट बिकम्स अ मोर वीकर पंप एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन अंटिल डेथ. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक लिंकिंग टू द कॉन्सेप्ट, लिंकिंग द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज विद द करंट नॉलेज. सो कॉन्सेप्ट ये है कि हाइपोवोल्यूमिक शॉक में बंदा तब जाएगा जब वॉल्यूम एक कॉज की है कि हेमरेज होता है, ब्लड वेसल रप्चर होते हैं और वहां से ब्लड निकल जाता है और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम रह जाता है, जिसकी वजह से इंसान हाइपोवोल्यूमिक शॉक में चला जाता है. And this is one type of shock through classification by cause. Second important cause है हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाने के एक और भी तरीका कि वेसल डैमेज नहीं हुई फिर भी हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा रहा है. ये सारे आप सोचिए, ये सिनेरियोस बन सकते हैं. A person experiences a road traffic accident, actually gets a big injury on his lower limb, or there's a fracture and causes a massive blood loss. What is the type of blood? What is the type of shock? Hypovolemic shock. दूसरी एक और cause भी बन सकती है. The person actually had food at some ढाबा near the road और उसके बाद उसे फूड पॉइजनिंग से सवेर डायरिया हो गया, उसे कॉलरा ने इन्फेक्ट कर दिया, उसने गंदा पानी पिया, उसे कॉलरा हो गया, डायरिया हो के डिहाइड्रेशन हो के बंदा हाइपोवोल्यूमिक शॉक में ऐसे भी जा सकता है, ठीक है. सो और a person getting into a Sahara desert and walking in the heat for hours and hours and is sweating profusely, then he is experiencing symptoms of shock like weakness, lethargy, dizziness, ठीक है. ये सारे symptoms of shock हैं. तब कौन सा हुआ? तब भी हाइपोवोल्यूमिक शॉक ही हुआ.
लेकिन उसकी कॉज क्या बनी? डिहाइड्रेशन बाय स्वेटिंग और बाय डायरिया। किसी तरह से बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए स्वेटिंग या डायरिया से, वो भी हाइपोवोल्यूमिक शॉक। क्योंकि हमें समझ आती है ना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड किससे बन रहा है? इंट्रावेसुलर फ्लूइड बाय लीक कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इवेपोरेशन, ये सारी चीजें, डिहाइड्रेशन, ये उसी फ्लूइड से आगे चीजें निकलती हैं। तो अगर ये डायरिया या स्वेटिंग परफ्यूज होना चाहिए, वो भी डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन विल इवेंचुअली कॉज अ हाइपोवोल्यूमिक शॉक। ठीक है, तो इस हाइपोवोल्यूमिक का आंसर 3 तरह से आ सकता है। That hypovolemic shock can be the diagnosis through 3 different scenarios. Either the person had an accident and caused a trauma leading to a great hemorrhage, either the person is sweating profusely with no water intake, or the person is experiencing severe continuous diarrhea for days and days. Can lead to, all these things can lead to hypervolumic shock. That is all you need to do. अब क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँ कि शॉक के सिनेरियो में सिम्टम क्या बनेगा होता है? जब किसी भी कॉज का शॉक आता है तो सिम्टम्स वही होते हैं कि द पर्सन स्टार्ट्स टू फील लेथार्जिक, ठीक है, उसका कॉन्शियस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो अनकॉन्शियस लेवल स्टेट्स में जाना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो लेथार्जिक हो जाता है, उसकी डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, और उसके जो डिफरेंट जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर एंड पल्स, उसमें भी वेरिएशन आती है। वो क्या आती है? योर ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स टू ड्रॉप and compensatory to that drop in blood pressure the heart rate increases, so there is tachycardia and hypotension. ये याद रखना हमेशा, हर शॉक में there is hypotension, blood pressure आपको 120/80 नहीं मिलेगा, आपको कहीं 90/60 या 90/50 मिल रहा होगा, उसके compensatory बॉडी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही होगी, तो आपको हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, 110 120 बीच पर मिनट मिलेगा। सो सिनेरियो सारा मिल मिला के यही बन सकते हैं प्रोबेबल, जो एग्जाम में प्रॉफ में आपको आ सकते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कार्डियोजेनिक शॉक। अब ये कार्डियोजेनिक शॉक एक पहले वाले चैप्टर में भी, हार्ट फेलियर के चैप्टर में भी है। एनीथिंग दैट एक्चुअली मेक्स द हार्ट हाइपो इफेक्टिव, एनीथिंग दैट मेक्स द हार्ट, ये रिलेट करता है विद योर एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हाइपो इफेक्टिव हार्ट की भी कॉजेज वहां पर लिखी हुई है, जिसमें काफी कॉजेज हैं, इसमें बेरी बेरी भी है और बहुत सारी कॉजेज हैं। ठीक है, सच वो हाइपर इफेक्टिव थी। एनीवेज द थिंग इज वो हाइपर इफेक्टिव थी, बेरी को इग्नोर करें। अच्छा, एनीथिंग दैट इज मेकिंग द हार्ट अ हाइपो इफेक्टिव पंप दैट विल लीड टू अ कार्डियोजेनिक शॉक, एक्सक्यूज मी। तो कार्डियोजेनिक शॉक कोई भी ऐसा कोई issue in the cardiac muscle in the heart that is making the heart an hypo effective pump। ठीक है, उसकी मेन कॉजेज आप पहले भी याद आपको ऑलरेडी हैं, ये आप फिंगर टिप्स से आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मेन कॉज दैट इज कॉजिंग द हार्ट टू बिकम a lesser pump or a hypoeffective pump is a MI, myocardial infarction। हार्ट में कोई इंफाक्ट हुआ, वो अब वाइबल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं रहा, पंप नहीं कर सकता, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, लीडिंग टू अ कार्डियोजेनिक शॉक लाइक स्टेट। इन शॉर्ट, ब्लड पूरा उसे पीछे से मिल रहा है, वीनस रिटर्न पूरा है, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम पूरा है, लेकिन हार्ट इटसेल्फ में कैपेसिटी अब कम हो गई है ड्यू टू एनी डिजीज ऑफ द हार्ट इटसेल्फ, सो दैट इट इज नॉट कंट्रैक्टेड विद फुल फोर्स एंड नॉट क्रिएटिंग दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, एंड ड्यू टू दैट नॉट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, नॉट रीचिंग एडिक्वेट, नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द टिश्यूज एडिक्वेटली, लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ शॉक, एंड दिस शॉक इज नोन एज कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द टॉप कॉज, और वैल्वुलर हार्ट डिजीज, ट्राइकास्पिड, मिटरल वाल्व की जो भी डिजीज है, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, आयोटिक स्टेनोसिस, कोई भी वैल्वुलर heart disease that will again cause cardiogenic shock. Any arrhythmias will cause cardiogenic shock। ठीक है, और कोई भी इशू, कार्डिक टेम्पोनेट will cause cardiogenic shock। ना हार्ट से रिलेटेड आप जो भी डिजीज निकाल सकते हैं ना, वो कार्डियोजेनिक शॉक में फिट होती हैं उसकी कॉज में। एनीथिंग दैट इज मेकिंग द हार्ट lesser pump will cause a cardiogenic shock। क्वेश्चन क्या आएगा कि सिनेरियो क्या बन सकता है इसमें, प्रॉफ में यूचेस क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्सन was fine and was doing great and suddenly he experiences a severe chest pain and he's brought to the emergency and he was diagnosed of having MI। After that, even after initial treatment, he is experiencing very fatigability, his conscious level is going down, his blood pressure is very high, low, and heart rate is very high during examination। What is the type of shock that he is experiencing? That is cardiogenic shock, not hypovolemic। ठीक है, सो कोई एक सिनेरियो देगा कोई डिजीज का, या खुद बताएगा कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज इतने सालों से चल रही थी, नाउ he actually ends up in a doctor and that doctor examines him and he finds out that the blood pressure is dropping and heart rate is increasing and he's experiencing fatigability and conscious level is dropping। What type of shock is the person getting into? तो वो कार्डियोजेनिक शॉक। कोई डिजीज पूरा आपको बताएगा, बगैर हार्ट की डिजीज बताए या हार्ट का मसला बताए कार्डियोजेनिक शॉक डायग्नोज हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। जहां सेप्टिक शॉक आपने कब सोचना है और कब लिखना है? जहां पर इन्फेक्शन आ जाए, किसी तरह का भी इन्फेक्शन आ जाए, चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन है, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन है, चाहे वो नाक से इन्फेक्शन गया है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कहीं से भी इन्फेक्शन बॉडी में कॉज हो रहा है और वो इन्फेक्शन अपनी सोर्स से ब्लड में अगर चला गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। an infection that is present that enters infection that उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नजला जुकाम, गला खराब, अक्सर लोगों को पेशाब में जलन होती है, ठीक है, और डायरिया, पेट दर्द से आते हैं जी, स्टमक अपसेट हो गया जी, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, तो सेप्टिक शॉक तो नहीं होता किसी को। तो फिर सेप्टिक शॉक कब होता है? ठीक है, टाइफाइड भी होता है लेकिन सेप्टिक शॉक नहीं होता, मलेरिया भी होता है, सेप्टिक शॉक नहीं होता।
तो फिर सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन लीडिंग टू अ सेप्टिक शॉक कब होता है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज व्हेन दैट कॉजेटिव organism, the organism that is causing that infection actually enters the blood stream itself. अब आप इसे ब्लड के यूनिट से रिलेट करें कि लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या क्या है और क्यों है वो लाइन ऑफ डिफेंसेस। जब हम पढ़ते थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टिश्यू मैक्रोफेजेस, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, फिर मैक्रोफेज, दोबारा से जो ब्लड के न्यूट्रोफिल्स हैं, फिर मोनोसाइट्स बनते हैं, वो क्यों लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़े? क्योंकि उस इन्फेक्शन जो बॉडी में एंटर हुआ है थ्रू एनी रूट, ये 4 लाइन ऑफ डिफेंस उसे ब्लड में आने से, उस ऑर्गेनिज्म को आने से रोके, क्योंकि जब वो ब्लड में आ गया तो उसने सेप्टिक शॉक कर दिया। ठीक है, रिलेट करें अपने ब्लड के लाइन ऑफ डिफेंसेस को सेप्टिक शॉक के साथ कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म, द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, द फॉरेन एंटीजन, द फॉरेन बॉडी दैट हैज एंटर्ड द बॉडी हैज कॉज्ड इन्फेक्शन हैज टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। द ब्लड, अगर ऑर्गेनिज्म ब्लड में एंटर हो गया तो उसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। पूरे समझने वाली बात यह है कि अगर कहानी शुरू होती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लीडिंग टू अ सिम्टम्स ऑफ शॉक, the answer would be septic shock. और ये बात बहुत important है and I cannot stress it enough that there is a discriminatory point between septic shock with other types of shock and that is हर तरह के shock के patient में अगर हम उसको examine करते हैं, physical examination, उसका pulse लेते हैं, pulse हमें बढ़ी हुई मिलती है, हम blood pressure लेते हैं, blood pressure हमें गिरा हुआ मिलता है, कम मिलता है, और बाकी अगर हम उसके हाथ feel करें, पाँव feel करें तो हर तरह के shock में उसके पाँव ठंडे मिलेंगे। क्यों? अब ये पीछे फिजियोलॉजी क्या चल रही है इसको भी थोड़ा सा समझे। A person experiencing shock inside the body will actually divert the blood because हमारी बॉडी में एक कंपनसेटरी, एक अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि बॉडी को बचाओ, जान किसी तरह बॉडी बचाना चाहती है। लास्ट डिच रिस्पॉन्स याद करें, ब्लड प्रेशर उसकी रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। आखिरी हद तक बॉडी जोर लगाती है कि बॉडी को बचा सके, वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन और हार्ट इटसेल्फ और किडनीज, इनको बॉडी बचा सके। इस वजह से बॉडी डाइवर्ट करती है ब्लड पेरिफेरल एरिया से, स्किन की ब्लड वेसल से, आर्टरी से, टुवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन्स, द किडनी, द ब्रेन, द हार्ट, ठीक है। इसलिए अ पर्सन हु इज गोइंग इनटू शॉक नेचुरली उसकी एक्सपीरियंस में फील करेंगे ठंडे हुए होंगे उसके हाथ और पांव ठंडे हुए होंगे उस पेशेंट में जो शॉक में होगा, किसी भी तरह के शॉक में। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट यू विल बी आस्क्ड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ योर एग्जाम, एमसीक्यू, एससीक्यू एंड वाइवा, और वो ये है अ पर्सन विद सेप्टिक शॉक क्लिनिकल सिनेरियो में एक चीज मस्ट होगी, ऑन पैल्पेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आर नॉट कोल्ड बट द एक्सट्रीमिटीज आर वार्म, गर्म। ये पुट्ठा ही सीन है, मतलब आप कहेंगे बंदा शॉक में जा रहा है, ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, उसके हाथ और पांव तो गर्म हुए हुए जैसे बुखार हुआ उसे, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट है कि आपने उसको फ्लूइड नहीं देना, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है। ये हाइपोवोलिक के बाद अगला टाइप ऑफ शॉक आता है, व्हिच इज एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक, बस एनाफिलैक्टिक समझने के लिए एनाफिलैक्टिक है, ठीक है। एनाफिलैक्टिक शॉक, एनाफिलैक्सिस, जब भी वर्ड एनाफिलैक्सिस आपके ध्यान में है, ये सोचें आपको किसी शहद की मक्खी ने काट लिया, ठीक है, एनाफिलैक्सिस, ठीक है। या किसी को खून उसका ए पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव लगा दिया, खून उसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उसको गलत ब्लड लगा दिया, एनाफिलैक्सिस। दो तरह से, या तो शहद की मक्खी ने काट लिया, या चूहे ने काट लिया, किसी इंसेक्ट या छोटे एनिमल ने काट लिया, या गलत खून लगा दिया, एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। एनाफिलैक्टिक शॉक का मतलब क्या होता है? इट इज नाउ इन्वॉल्वड इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। एंटीजन एंटीबॉडी, एक एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। इसमें रोल है, याद करें ब्लड में के यूनिट में, जब फॉर्मेशन ऑफ आईजीई विद मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, और वो पूरा उसका सिनेरियो एंड द रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स, पूरा प्रोसेस हमने ब्लड में पढ़ा था कि द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन्स फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स एंड द रिलेशन ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। ये और एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उस ये एनाफिलैक्टिक शॉक में वो हो रहा है। एक स्टिंग, अभी आपने अक्सर नोट किया होगा कि शहद की मक्खी, ढेर सारी लोगों को ढेर सारी शहद की मक्खियां काट गई और बंदा की डेथ हो गई। उस शहद की मक्खी काटने से बंदे की डेथ क्यों होती है? दैट इज through anaphylactic shock. Antigen antibody complexes form which get deposited at various places, vital organs of the body, plus there is marked vasodilation due to the presence and the release of histamine from mast cells and basophils, leading to a vessel इतनी dilate हो जाती हैं और प्लस जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ही गिर जाता है, कार्डिक आउटपुट ही गिर जाता है, वेनस रिटर्न ही नहीं जा रहा, नीचे ही बूलिंग हो रही है, मार्क्ड vasodilation, ठीक है। सो द पॉइंट इज एनाफिलैक्टिक शॉक की कहानी शुरू कहां से होगी? कोई बी स्टिंग आगे काटा है, ठीक है, या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है। इस तरह के केस में एंटीजन एंटीबॉडी रिफ्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो खुद भी डिपॉजिट होंगे और मार्क वेसोडाइलेशन करेंगे, लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ शॉक थ्रू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। सो एनाफिलैक्टिक शॉक यहां से होगा। अच्छा, एक और कॉज है जी न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक, इस वर्ड का जो शॉक से पहले लगा हुआ ना, कॉज उसकी वहीं पे, हम ये कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़े। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब है कि कोई न्यूरोनल मसला है, बाकी हार्ट भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, कोई स्टिंग बी स्टिंग ने भी नहीं किया, कोई मिसमैच ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हुई, ठीक है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, न्यूरोजेनिक। द कॉज इज न्यूरोजेनिक एंड द वर्ड न्यूरोजेनिक जब भी आपके ज़हन में, आपने एक चीज सोचनी है जो आप हमेशा सोचते हैं सर्कुलेशन में, हार्ट में, वेसोमोटर सेंटर। देयर इज सम इशू विद द वेसोमोटर सेंटर और देयर सम इश्यूज विद द नर्व्स एंड न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसके कॉजेज में 3-4 हो सकते हैं। अक्सर ये आपने सुना होगा कि जी बेहोश किया है, बंदा उठा ही नहीं, ठीक है जी,
अक्सर ऐसा आपने सुना होगा कि जी एनेस्थीसिया दिया ऑपरेशन करने में, पेशेंट उठा ही नहीं, ऑपरेशन से बाहर ही नहीं आया, ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो गई, एनेस्थीसिया से बंदा बाहर नहीं आया, उसे होश ही नहीं आई। ये आप सुनेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, होश ही नहीं आई पेशेंट, पेशेंट उठिया ही नहीं है ऑपरेशन तो, ठीक है। वो क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक में बंदा चला जाए। न्यूरोजेनिक शॉक में द पॉजिटिव पॉइंट इज द वेसोमोटर सेंटर। अब वेसोमोटर सेंटर कैन बी डैमेज थ्रू एन एक्सटर्नल इंजरी, क्रच इंजरी, या कोई उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या डीप एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया उस बंदे की वेट एंड एज से ज्यादा दे दिया, डीप एनेस्थीसिया, उसने वेसोमोटर सेंटर को सुला दिया, सारा सिंपैथेटिक टोन ही खत्म हो गया, सारी वेसल्स ही फैल गई हैं, वेसोडाइलेशन इतनी हो गई है जिसकी वजह से एक शॉक लाइक स्टेट हो गया, वेनस रिटर्न ही नहीं वापस जा रहा, ठीक है। वॉल्यूम ऑल्दो पूरा है, लेकिन इतनी मार्क वेसोडाइलेशन बाय द elimination of the vasomotor center or a disruption of all the sympathetic drive on the vessel, इसकी वजह से वेनस रिटर्न नहीं जा रहा और कार्डियक आउटपुट ही नहीं जनरेट हो रहा, जिसकी वजह से शॉक हुआ। अब ये शॉक क्यों हुआ है, डीप एनेस्थीसिया में, लोकल एनेस्थीसिया का ज्यादा दे दिया, ये न्यूरोजेनिक शॉक आएगा।